मैं श्रीकांत शर्मा आज एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। मंगल अथवा कुज दोष। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली मिलान का विचार करते समय मंगल दोष अथवा कुज दोष का विचार सबसे भयंकर और सबसे अधिक गलत समझा जाने वाला विचार है। मंगल दोष के बारे में जब भी वर अथवा वधू का कुंडली मिलान किया जाता है तो सबसे पहले मंगल दोष पर जोर दिया जाता है। मंगल दोष हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहीं पर इसका वर्णन नहीं किया गया है। आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे तथा मंगल दोष किस प्रकार से बनता है, मंगल दोष का परिहार किस तरह से होता है तथा मंगल दोष के उपाय क्या है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। मंगल दोष प्राचीन ग्रंथों में इसको खंगाला जाए, आज उसी का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मंगल दोष कहाँ से निकल कर के आया। जैसे कि महर्षि पराशर को ज्योतिष का शिरोमणि कहा जाता है और महर्षि पराशर ने बृहद पराशर होरा शास्त्र में एक सूत्र दिया है जो इस प्रकार से है, लग्ने व्यये सुखे वापि सप्तमे वा अष्टमे कुजे शुभ दृग योगहीने च पत्नीम हंतिम न संशयः। अर्थात वर कन्या की कुंडली में लग्न भाव, व्यय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव अथवा अष्टम भाव में मंगल हो तो परस्पर दोषकारक होता है, इसे दोषकारक माना गया है। लेकिन यहीं पर महर्षि पराशर ने इस सूत्रों को भी लिखा है, यहाँ एक बिंदु दिया है, शुभ दृग योगहीने, अर्थात यदि शुभ ग्रहों के साथ हो मंगल या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो मंगल पर तो यह दोष नहीं लगता है। लेकिन वर्तमान में जो प्रचलित श्लोक न जाने कहाँ से तोड़ मड़ोड़ करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, न जाने किस मुहूर्त चिरंजीवी मुहूर्त में इसको बनाया गया है कि मिटने का नाम ही नहीं ले रहा है। वर्तमान जो प्रचलित श्लोक है उसे किस तरह से रखा गया है, आज उस पे भी चर्चा करते हैं। लग्ने व्यये च पाताले जामित्री च अष्टमे कुजे कन्या भर्त विनाशाय भर्ता पत्नी विनाशकृत। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात निकल के आती है। जैसे कि यहाँ पर महर्षि पराशर ने शुभ दृग योगहीने, यदि शुभ दृष्टि या योग न पड़ता हो तब जाकर के यह योग बनता है। लेकिन यहाँ पर इसकी चर्चा ही नहीं किया गया है। यहाँ पर लग्ने व्यये च पाताले जामित्री च अष्टमे कुजे कन्या भर्त विनाशाय भर्ता पत्नी विनाशकृत। इस श्लोक में महत्वपूर्ण बात गायब है। यहाँ पर शुभ दृग योग को गायब करके कन्या भर्त विनाशाय, यानी कि कन्या के कुंडली में यदि यह दोष होता है तो पति का विनाश हो जाता है और पति के कुंडली में मंगल दोष होता है तो पत्नी का नाश हो जाता है। उसके बाद
वराहमिहिर ने बृहद जातक में स्त्री जातक अध्याय जो लिखा है उसमें कहीं पर भी मंगल दोष का वर्णन नहीं किया है। आगे चर्चा करते हैं। वराहमिहिर के पुत्र पृथुसया ने होरासार का वर्णन किया है, लेकिन वहां पर भी मंगल का कहीं पे वर्णन नहीं है। 6वीं शताब्दी में कल्याण वर्मा ने सारावली का रचना किया। सारावली में उन्होंने शनि व मंगल को दोषी माना है, न सप्तम भाव में और द्वादश भाव में मंगल को दोषी माना है, न कि मांगलिक दोष कहा है। फिर जातक पारिजात में वैद्यनाथ ने जातक पारिजात में भी सभी पाप ग्रहों को सप्तम भाव में दाम्पत्य सुख के लिए दोषी कहा है, न कि अकेले मंगल को। वैद्यनाथ जी ने भी जातक पारिजात में सप्तम भाव में कोई भी पाप ग्रह हो तो वह दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा नहीं होता है, इस पर चर्चा किया है। उन्होंने भी कहीं पर मंगल दोष के या कुछ दोष का वर्णन नहीं किया है। 18वीं सदी में बलभद्र मिश्र ने होरा रत्न का रचना किया। उन्होंने भी मंगल दोष का कहीं पर वर्णन नहीं किया है। खोज करने के बाद यह पता चलता है कि मंगल दोष का वर्णन का रूपरेखा लगभग 100 वर्ष पुराना है। उससे पहले कहीं पर भी किसी भी वैदिक या किसी भी प्राचीन ग्रंथ में, आर्य ग्रंथ के किसी भी प्राचीन ग्रंथ में मंगल दोष अथवा कुछ दोष का वर्णन नहीं है। वर्तमान में इसे तोड़ मरोड़ करके रखा गया है। मंगल दोष अथवा कुछ दोष के बारे में चर्चा करेंगे। अब वर्तमान में जो स्थिति है, मंगल दोष को मैं भी मानता हूँ और मंगल दोष के परिणाम भी देखने में आते हैं, लेकिन जिस प्रकार से समाज में उसकी भयावह स्थिति बनाया गया है उस तरह से मंगल का विचार नहीं किया जाता है। मंगल दोष अथवा कुछ दोष वर्तमान जो सूत्र प्रचलित है, लग्ने भावे च पाताले जामित्री च अष्टमे कुजे स्त्रीं भर्तं विनाशाय भर्ता स्त्रीं विनाशनम। अर्थात लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में अथवा 12वें भाव में यदि मंगल बैठे हों तो मंगल दोष कहा जाता है। इसे लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से विचार कर लेना चाहिए। यदि लग्न कुंडली में भी मंगल दोष हो और चंद्र कुंडली में भी दोष हो, जब दोनों कुंडलियों में मंगल दोष हो तब इसका दोष होते हुए देखा गया है, न कि अकेले लग्न कुंडली में। आजकल विद्वान लग्न कुंडली में नहीं मिलता तो चंद्र कुंडली से देखते हैं, चंद्र कुंडली में नहीं है तो शुक्र कुंडली बना करके देखते हैं और उसे मंगल दोष ठहरा करके लोगों को तमाम प्रकार से डराया जाता है। अब मंगल दोष कब ज़्यादा भयावह स्थिति होता है उसके बारे में ऋषियों ने बोला है। यदि हमारा मंगल तीक्ष्ण नक्षत्र में, जो हमारे 4 तीक्ष्ण नक्षत्र बताए गए हैं, यदि इसमें मंगल हो तो अधिक भयावह स्थिति होता है। उस समय मंगल का विशेष विचार करना चाहिए। जैसे आर्ता नक्षत्र तीक्ष्ण नक्षत्र में आता है,
जो मिथुन राशि में होता है। आश्लेषा, मंगल यदि आश्लेषा नक्षत्र में हो, जो कर्क नक्षत्र में आता है, मंगल यदि ज्येष्ठा में हो और जो वृश्चिक नक्षत्र में आता है ज्येष्ठा में हो, तब भयावह स्थिति धारण कर लेता है। मंगल जब मूल नक्षत्र में हो, धनु की राशि में जो आती है, उस समय मंगल की स्थिति पर विचार कर लेना चाहिए। अब हम मंगल दोष पर प्राचीन ऋषियों ने बहुत सारे परिहार लिखे हैं कि कब मंगल दोष निरस्त हो जाता है। यदि वर और कन्या दोनों के कुंडली में मंगल पाए जाते हैं, यदि दोनों की कुंडली, वर और कन्या के कुंडली में यदि मंगल स्थित है, दोनों की कुंडली में यदि मांगलिक हैं, तो ऑटोमेटिक मंगल दोष निरस्त हो जाता है। दूसरा उन्होंने बताया है, यदि एक के कुंडली में, जैसे मंगल दोष पहले भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और 12वें भाव में यदि मंगल हो, और दूसरे के कुंडली में यदि वर के कुंडली में इन भाव में मंगल हो, और दूसरे की कुंडली में इन्हीं भाव में, जैसे मान लो मंगल यदि लग्न में हो, तो वर के कन्या में लग्न में हो, तो वधू के कन्या में यदि शनि या राहु या केतु, ये तीनों क्रूर ग्रहों में से कोई हो, तो मंगल दोष निस्तरित हो जाता है, मंगल दोष समाप्त हो जाता है। बहुत सारे विद्वानों का यह भी मानना है कि 28 वर्ष की आयु के उपरांत अपना अशुभ प्रभाव मंगल छोड़ देता है। यदि वर अथवा कन्या दोनों का उम्र 28 वर्ष से अधिक हो जाता है, तो यह अपना प्रभाव समाप्त कर देता है। क्यों ऐसे समाप्त कर देता है? क्योंकि व्यक्ति इतना मैच्योर हो जाता है, इतना अंडरस्टैंडिंग हो जाता है एक दूसरे के प्रति कि उसका प्रभाव देखने में नहीं आता। डॉक्टर वी रमन, जो भारतीय, जो हिंदू ज्योतिष के एक महान ज्योतिषाचार्य रहे वर्तमान समय के, उन्होंने इसके परिहास के बारे में कुछ और तथ्य बताए हैं। उन्होंने कहा है कि चतुर्थ भाव में, चौथे भाव में यदि मंगल हो और वह स्वराशि का होकर बैठा हो, यानी मेष में अथवा वृश्चिक, मंगल के राशि में ही यदि बैठे हो, तो मंगल दोष का निर्माण नहीं होता है। सप्तम भाव में कर्क अथवा मकर राशि में मंगल दोष नहीं होता है, यानी सप्तम भाव में कर्क या मकर राशि हो, उसमें मंगल बैठा हो तो मंगल दोष नहीं लिया जाता। 8वें भाव में बृहस्पति की राशि कौन कौन सी है? धनु और मीन। धनु और मीन में मंगल दोष नहीं लिया जाता है। 12वें भाव में शुक्र की राशियां वृषभ और कन्या, वृषभ और तुला राशि में मंगल दोष नहीं लिया जाता है। उन्होंने अगले में बोला है सिंह व कुंभ राशियों में मंगल दोष नहीं होता, यानी 12 में जहाँ जहाँ भी मंगल दोष का निर्माण हो रहा हो, अगर वो सिंह राशि में मंगल हो या कुंभ राशि में मंगल पड़ रहा हो, तो मंगल दोष नहीं लिया जाता है। फिर उन्होंने बताया है जैसे कि मंगल के साथ में शुभ दृष्टि या शुभ योग, मंगल के साथ में बृहस्पति हो या बृहस्पति की दृष्टि हो या युति संबंध बना रहा हो, मंगल बृहस्पति हो तो मंगल दोष निरस्त हो जाता है। मंगल चंद्रमा हो तो मंगल दोष निरस्त हो जाता है।
फिर उन्होंने बताया मंगल अपनी राशि यानी कि अपने ही राशि मेष में या वृश्चिक में हो तो निरस्त हो जाता है। मंगल उच्च की राशि में हो, उच्च की राशि इसका कौन सा है? मकर। मंगल उच्च की राशि में हो अथवा उच्च के नवांश में, D9 नवांश कुंडली में भी अगर उच्च का स्थित हो तो मंगल दोष नष्ट हो जाता है। मंगल दोष का विचार करते समय नवांश कुंडली का विचार अवश्य करना चाहिए। सिर्फ लग्न कुंडली से मंगल दोष का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुंडली मिलान में एक पार्टनर्स का विचार किया जाता है, जीवन साथी का विचार किया जाता है, पत्नी का विचार अथवा पति का विचार किया जाता है। तो D9 कुंडली खासकर विवाह के लिए ही देखा जाता है। तो जो ज्योतिषी नवांश कुंडली का प्रयोग नहीं करते हैं वह आपके साथ धोखा दे रहे हैं। आइए हम उदाहरण से समझते हैं मंगल दोष कैसे बनता है और कैसे निरस्त होता है। जैसे कि मंगल दोष प्रथम भाव में बनता है, तो पहला भाव क्या है, क्यों इसे दोषी माना जाता है? लग्न जब प्रथम भाव में होता है, पहला भाव शरीर का होता है, अपना तन का होता है। तनु भाव में होने से मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पे जाता है, मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पे जाता है। सप्तम भाव दाम्पत्य सुख के बारे में देखा जाता है, अष्टम भाव पार्टनर्स की आयु को देखा जाता है। तो ये क्रूर ग्रह की दृष्टि जब पड़ती है तो उसकी आयु अथवा दाम्पत्य सुख में बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए मंगल दोष को लग्न में दोषी माना गया है। चतुर्थ भाव से चौथी दृष्टि से मंगल सप्तम भाव को देखता है, यहाँ भी इसीलिए दोषी माना जाता है। सप्तम भाव में बैठ करके खुद वो वैवाहिक जीवन को अशुभ कर देता है। अष्टम भाव में पार्टनर्स का आयु का वर्णन किया जाता है, अष्टम भाव में बैठ करके भी वह उसी प्रकार से आयु का नाश करता है। द्वादश भाव में बैठ करके अपने जो है अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है, यहाँ से भी वह सप्तम भाव को पीड़ित करता है। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का होता है, इसलिए इन सभी भावों में मंगल दोष को अशुभ माना है। आप एक उदाहरण से समझते हैं मंगल दोष का किस तरह से विचार करेंगे। मंगल दोष का विचार करते समय लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और नवांश कुंडली का होना अति आवश्यक है। वर और कन्या के दोनों कुंडली में लग्न कुंडली और नवांश कुंडली को रख करके आज विचार करते हैं। यह वर का कुंडली है, लड़के का लग्न कुंडली है, यह नवांश कुंडली है, यह लड़की का लग्न कुंडली है, यह नवांश कुंडली है। अब इसके विचार करते समय लड़के का कुंडली लग्न उसका कन्या राशि का है। यहाँ पर देखेंगे कुछ दोष को देखते हैं। चतुर्थ भाव में मंगल बैठा हुआ है, जैसा कि हम जानते हैं चौथे भाव में मंगल बैठता है तो मांगलिक दोष का निर्माण करता है। चौथे भाव में मंगल बैठा हुआ है और मंगल राहु के साथ बैठा है। राहु जो कि क्रूर ग्रह है और शनि की दृष्टि भी आ रही है। शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर आ रहा है, तो यह बहुत ही भयावह स्थिति ले लिया है। उसके बाद हम सप्तम भाव को देखते हैं। सप्तम भाव दसम भाव में जाकर बैठा है और यह केतु के साथ बैठा हुआ है जो पीड़ित अवस्था में है। चंद्रमा से विचार करते हैं, चंद्र कुंडली से विचार करेंगे। चंद्रमा से सप्तम भाव में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। चंद्रमा से सप्तम भाव में
शनि बैठा हुआ है उच्च का होकर के, यह भी एक अशुभ स्थिति बना रहा है। फिर लड़के के कुंडली के नवांश कुंडली का विचार करते हैं। नवांश कुंडली में देखेंगे सप्तम के स्वामी शनि हैं और शनि अपने से 12वें में गए हैं। शनि अपने से 12वें में चला गया है और 12वें में जा कर के फिर जो है षष्ठेश छठे भाव के जो स्वामी हैं छठे भाव में बैठा है और छठे भाव के स्वामी बृहस्पति देव हैं और बृहस्पति की दृष्टि भी जा रही है, यहाँ भी पीड़ित अवस्था में है। अब हम कन्या के कुंडली का विचार करेंगे। कन्या के कुंडली में सबसे पहले मंगल का विचार करते हैं। मंगल चतुर्थ भाव में है और मंगल चतुर्थ भाव में है और मंगल चतुर्थ भाव में शत्रु राशि में है। यह जो है शुक्र की राशि मंगल का शत्रु होता है, मंगल शत्रु राशि में है। सप्तमेश सूर्य पीड़ित अवस्था में है, क्योंकि यहाँ पर पीड़ित अवस्था में है। यहाँ पर राहु के साथ सूर्य बैठा हुआ है, लेकिन इस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है जो एक शुभ स्थिति बना रहा है। चंद्रमा से सप्तम का विचार करेंगे। चंद्र हमारा यहाँ बैठा है, चंद्रमा के सप्तम में चंद्रमा की ही राशि है और वह जो है चंद्रमा जो है उससे दृष्टि है, अर्थात यह पीड़ित अवस्था में नहीं है, किसी की दृष्टि नहीं जा रही है। फिर कन्या के कुंडली में सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव के स्वामी लाभ स्थान पे बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ भी केतु से पीड़ित हैं। दूसरी यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि गुरु की दृष्टि स्वयं जो है सप्तम पर आ रहा है। अब निष्कर्ष क्या निकालेंगे? दोनों के कुंडलियों में यहाँ पर वर के कुंडली में राहु बैठा हुआ है, कन्या के कुंडली में मंगल है। तो राहु, जैसा कि सूत्र बताया गया है, यदि वर अथवा कन्या के कुंडली में मंगल हो और वर या वधू के कुंडली में राहु, शनि अथवा केतु बैठे हों तो मंगल दोष नष्ट हो जाता है। तो यहाँ राहु से भी नष्ट हो रहा है। और दूसरा, वर के कन्या में भी मंगल चतुर्थ स्थान पे है और वधू के कुंडली में भी चतुर्थ स्थान पे है, अतः यहाँ भी मंगल दोष नष्ट हो गया। इस तरह से दोनों का विवाह संपन्न किया जा सकता है। इस प्रकार से मंगल के विचार करके विवाह किया जा सकता है। मंगल दोष का ऐसे ही इतने सारे विकल्प दिए हैं कि ऑटोमेटिक मंगल निरस्त ही हो जाता है, फिर उसे ना जाने क्यों इतना भयावह स्थिति बनाया गया है। ऐसे ही आगे भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब